हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम कर रहे हैं एनवायरमेंटल फन क्लास 5 बाय रिद्धि सीरीज फ्रॉम चिल्ड्रंस वॉइस पब्लिकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर लेसन नंबर 19, दैट इज प्रोड्यूसिंग फूड। सो राइट द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ आपको कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, वो आपको करेक्ट कॉलम में मेंशन करने हैं, जैसे कि व्हीट और चिप्स। चिप्स आपके फैक्ट्री से आते हैं, व्हीट आपका फार्म से आता है। तो इस तरीके से आप ये टेबल फिल कर लेंगे। In earlier days, man was a hunter and a food gatherer. He accidentally discovered that plant could be grown. He then started growing crops and stopped moving from place to place in search of food. पहले के टाइम पे आदमी क्या था, खाने की खोज में इधर से उधर घूमता रहता था, हंटिंग करता था, फूड गैदरिंग करता था। एक दिन उसे पता चला कि हम फसलों को उगा भी सकते हैं, तो उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उसने जगह जगह भटकना बंद कर दिया ताकि उसको खाना मिल सके। एग्रीकल्चर वर्ड लेटिन भाषा से बना है। दो वर्ड्स होते हैं, एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेट। तो एग्रीकल्चर का मतलब हुआ जब आप क्रॉप्स को उगा सको और उनके बाद देखभाल कर सको। Over the years, modern farm machines and better varieties of plants, fertilizers, pesticides have been developed. टाइम के साथ साथ आपकी कल्टीवेशन के लिए अच्छी मशीनें आ चुकी हैं, आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डेवलप हो चुके हैं, बहुत अच्छी वैरायटी के प्लांट्स आ चुके हैं। नाउ स्टेजेस इन फार्मिंग। फार्मिंग में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? देखो, बहुत सारी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी होती है। जब आप एज अ फार्मर कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको लैंड तैयार करना होगा। जिस जगह पे आप अपना फसल उगाओगे उस जमीन को बोलोगे फील्ड। सेम तरह की फसल जब उगाओगे, एक ही तरह के पेड़ जब लगाओगे, तो उस चीज को आप फसल को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप। अब आपके कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले स्टेप जो है वो है अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना। उसमें आपकी प्रोसेस आएगी टिलिंग देन प्लोइंग। सबसे पहले आपको अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना होगा, जिसमें दो प्रोसेस होंगी, टिलिंग एंड प्लोइंग। यहाँ पे आपको अपनी मिट्टी को टर्न करना है, उसको लूज बनाना है। दिस हेल्प टू मेक द सॉइल एरी, अलाउइंग द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप एंड आल्सो टू ब्रीथ इजीली। अब इससे क्या होगा, जब आप सॉइल प्रिपेयर कर दोगे तो जो भी आप प्लांट्स की रूट्स उसमें लगाओगे वो अच्छे से सांस ले पाएंगे, उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इट ऑल्सो इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और मिट्टी को अच्छे से टर्न करने से और उसको लूज रखने से आपकी क्या कैपेसिटी बढ़ती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है और वहां पे वीड्स कम उगते हैं। और प्लोइंग कैसे करने वाले हैं? हम प्लो टूल को यूज करके प्लोइंग करेंगे। दैट इज आवर प्लोइंग टूल। अ प्लो इज अ टूल विद मेटल ब्लेड दैट टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अ प्लो क्या होता है? एक टूल होता है जो मिट्टी को पलटता चलता है और उसको हमारे लिए प्रिपेयर करता है। प्लो आर इधर ड्रॉन बाय एनिमल्स लाइक ऑक्सन और बाय ट्रैक्टर्स। या तो हमारे जानवर जो होते हैं जैसे कि ऑक्सन, वो भी उनको खींच के ले जा सकते हैं, वो खेत में काम करेंगे हमारे लिए, या फिर हम ट्रैक्टर की हेल्प से भी चीज को कर सकते हैं। प्लोइंग करने के बाद हम मिट्टी को लेवल करेंगे लेवलर से। लेवलिंग प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। लेवलिंग करने से क्या होगा? सॉइल इरोजन नहीं होगा और आपके पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इवन फॉर्म में जाएगा। उसके बाद हम सीड्स को शो करेंगे, यानी आप अपने बीज लगाओगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल, सीड्स आर सोन। इट कैन बी डन ईदर बाय हैंड और बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल। आप इसको हाथों से भी लगा सकते हो या फिर सीड ड्रिल मशीन को भी यूज कर सकते हो। सीड सेलेक्टेड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। जो भी आप बीज लगाने वाले हो, बस ध्यान रखना है कि वो अच्छी क्वालिटी का हो। सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पेडी, टोमेटो, ब्रिंजल, ये डायरेक्टली फील्ड में शो नहीं किए जाते। दे आर फर्स्ट शोन इन पोट्स। उनको पहले पोट्स में लगाना पड़ता है। जब उनमें सीडलिंग्स आ जाते हैं, यानी उनमें पत्तियां आ जाती हैं, तब उसको आप फील्ड पे ट्रांसफर करते हो। इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। उसके बाद आपको वीडिंग करनी है। वीडिंग क्या होती है? एक बार क्रॉप जब आपकी ग्रो करना शुरू कर जाती है तो उसके बाद कुछ अनवांटेड प्लांट्स वहां उगने लगते हैं, जिनको हम वीड्स बोलते हैं। तो आपको टाइमली मेंटेन रखने हैं, उनको कट करते हुए चलना है। वीड स्टार्ट्स कंपीटिंग विद द मेन क्रॉप फॉर एयर, वाटर, सनलाइट, स्पेस। उनको आपको काटना क्यों है? क्योंकि जब वीड्स उगेंगे उनको भी सनलाइट चाहिए, उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको भी हवा पानी चाहिए। तो आपका कंपटीशन आपकी क्रॉप के साथ बढ़ जाएगा। जो न्यूट्रिएंट्स आपकी क्रॉप्स के पास जाने थे वो वीड्स ले लेंगे, तो इसलिए आपको टाइमली वीड्स को कट करते हुए चलना है। और वहां पे आप दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डाल सकते हो, जिनको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं, और वो वीड्स को खत्म कर देंगे। नाउ इरिगेशन। अब आपकी फसल लग चुकी है, उगनी भी शुरू हो गई है, तो आपको इरिगेशन यानी पानी अच्छे से देना है। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी देने को क्रॉप्स में इरिगेशन बोलते हैं। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वैसे तो रेन हमारा यानी बारिश हमारी मेन सोर्स है पानी का। Since the rainfall varies from time to time and also from place to place, it's become necessary for the farmers to depend upon the other ways
टू एंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। अब हर जगह सेम अमाउंट में तो बारिश नहीं आती है, किसी जगह ज्यादा आ जाएगी, किसी जगह कम आ जाएगी, कभी रेगुलर होगी, कभी बहुत दिनों तक नहीं होगी। तो अपनी फसल का ध्यान तो अब फार्मर को खुद रखना है, तो वो अलग अलग तरीके निकालता है जिससे वो इरिगेशन कर सके। जैसे कि स्प्रिंकलर मेथड है, जगह जगह आप स्प्रिंकलिंग वाटर रखो, यानी आप स्प्रिंकलर्स एडजस्ट करोगे और उनको एडजस्ट करोगे कि आपको वहां से कितना पानी उसमें डालना है, तो वो एक मेथड होता है। फ्यूरो इरिगेशन होती है, बेसिन इरिगेशन होती हैं, ये कुछ हमारे मेथड्स हैं इरिगेशन करने के लिए। इरिगेशन के बाद हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं। Substance which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manures and fertilizers। जब मिट्टी में आप कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाओ जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ा दे, उन्हें हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द फील्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी की फर्टिलिटी, पैदावार बढ़ाने के लिए हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। मैन्योर तो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो हमें डिकम्पोजिशन से मिलते हैं, और फर्टिलाइजर्स हमारे केमिकल से तैयार किए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन से और पोटेशियम से। नाउ प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स, अब हमारी क्रॉप्स तैयार हो चुके हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। जब तक हार्वेस्ट करने का टाइम नहीं आता तब तक आप उसको प्रोटेक्ट तो करोगे ना। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे ताकि जो भी इंसेक्ट्स या पेस्ट क्रॉप्स में लगते हैं वो ना लगे। Since they are made from chemicals, they should be used carefully as their excess use can affect the soil adversely। तो वो केमिकल से बनते हैं तो आपको उनको ध्यान से यूज करना है, ज्यादा भी ओवर यूज नहीं कर देना, क्योंकि अगर आप ओवर पेस्टिसाइड्स यूज करोगे तो आपकी सॉइल खराब होगी। अब टाइम आ चुका है हार्वेस्टिंग का। जब आप अपनी क्रॉप को कट करते हो तरीके से, जब वो तैयार मैच्योर हो चुकी है, उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग सीजन्स पे डिपेंड करती है, कुछ क्रॉप समर में कटती है, कुछ क्रॉप्स विंटर में कटती है। स्मॉल फार्मर्स डू इट मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ सिकल। दिस इज आवर सिकल। तो हमारे जो छोटे लेवल के फार्मर्स होते हैं वो इसको खुद ही कर लेते हैं, बट जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो कंबाइंड हार्वेस्टर्स यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज करते हैं। नाउ थ्रेशिंग, अब आपकी क्रॉप कट चुकी है, अब आपका थ्रेशिंग का नंबर आ चुका है। थ्रेशिंग क्या होती है? रिमूविंग ग्रेन्स फ्रॉम दी हार्वेस्टेड स्टॉक ऑफ प्लांट्स। अब आपके जो प्लांट्स जो कटे हैं उनमें से आप ग्रेन्स भी तो निकालोगे ना, तो वो ग्रेन निकालना जो आप मार्केट में जाके सेल करने वाले हो, उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। ये बुलोक कार्ट्स की हेल्प से भी की जा सकती है या फिर मशीन से भी की जा सकती है। नाउ विनोइंग, अब विनोइंग क्या होता है? अब आपने जो सीड्स निकाले हैं उसमें से वेस्ट आप अलग कर दोगे और यूजफुल मटेरियल अलग कर दोगे। दिस प्रोसेस इज विनोइंग। After the grains are threshed, husk is removed by winnowing. The seeds are dropped from a height. Seeds being heavier fall on the ground. Husk and chaff being lighter are blown further away by the wind. Now storage, the harvested grains have to be stored carefully to retain quality. अब आपकी फसल अच्छे से तैयार हो चुकी है, आपका यूजफुल मटेरियल भी आ चुका है जो आपको सेल आउट करके आना है। जब तक उसको आप मार्केट में सेल नहीं कर देते तब तक आप उसको अच्छे से स्टोर करके रखोगे ताकि वो खराब ना हो जाए। They have to be kept safe from moisture, rodent and insects and microorganism. उसमें नमी नहीं आनी चाहिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रहना चाहिए, इंसेक्ट से दूर रहे, रोडेंट से दूर रहे, कुछ खा ना जाए चीजें। द ग्रेन्स आर फर्स्ट ड्राइड एंड देन स्टोर्ड इन जूट बैग्स। पहले उनको सुखाया जाएगा, उसके बाद उन्हें जूट बैग्स में, मेटल बिन्स में पैक किया जाएगा और उसके बाद उन्हें गोदाउन में हम स्टोर करके रखेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के कोल्ड स्टोरेज में भी हम रख सकते हैं। नाउ सॉइल फर्टिलिटी। फार्मर यूज अ नंबर ऑफ मेथड्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। फार्मर सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग या फिर क्रॉप रोटेशन। 2 or more crops are grown at the same time। जब एक ही फील्ड में 2-3 तरह की क्रॉप्स एक साथ लगा दी जाती है तो उसे मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। और क्रॉप रोटेशन क्या होता है? 1 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स जब हम अल्टरनेटिव टाइम पे, कि पहले ये लगाई उसके बाद क्रॉप बी उगाई, फिर क्रॉप ए उगाएंगे, फिर क्रॉप बी उगाएंगे, तो इस तरीके से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। द फील्ड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम टू हेल्प द सॉइल रिगेन फर्टिलिटी। क्योंकि रेगुलर क्रॉप्स आप उगाओगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स यूज होते जा रहे हैं, तो कुछ आपको उसको ब्रेक टाइम देना होगा ताकि वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर कर सके। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं हम ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके। नाउ फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस। देखो बहुत, हमारी इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है जहां मेजॉरिटी पीपल कहाँ रहते हैं? विलेजेस में। Their main occupation is farming, और उनका मेन ऑक्यूपेशन भी क्या है? फार्मिंग। Based on their farming practices, there are various kinds of farmers in India। अब फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे अगर देखा जाए तो बहुत तरह के फार्मर्स हैं हमारी इंडिया में, जैसे कि सबसिस्टेंस फार्मर्स। ये कौन होते हैं? These farmers mainly focus on growing crops for their own family's consumption। ये सिर्फ उतनी ही क्रॉप ग्रो करेंगे जितनी उनकी फैमिली कंज्यूम कर सके। They have a small farm and use traditional methods of farming। उनकी जमीन भी छोटी होती है और वो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते हैं फसलों को उगाने के लिए।
मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द फार्मर एंड हिज फैमिली मेंबर्स, और ज्यादातर खेत में काम वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मिलकर के खुद कर लेते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले लेते हैं। दे ग्रो ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रॉप एट अ टाइम, और एक समय में वो लिमिटेड अमाउंट ही ग्रो करते हैं। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर इरिगेशन, और वो टोटली किस पे डिपेंड होते हैं इरिगेशन के लिए? बारिश पे। दीज फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड मॉडर्न मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर्स, और ये महंगी मशीनें को अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि वो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स नहीं लेके आ सकते हैं। अब आते हैं कमर्शियल फार्मर्स। These farmers produce crops for sale in the market with the aim of making profit. इनके पास बहुत जमीन होती है, ये कमर्शियल यानी अपना प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में फसल उगाएंगे और उसको फिर मार्केट में सेल आउट करके आएंगे। वो मॉडर्न मशीन्स का, मॉडर्न मेथड्स यूज करते हैं फार्मिंग के, ताकि उनकी फसल बहुत अच्छी हो सके, और उनके खेतों में बहुत वर्कर्स भी काम करते हुए नजर आ जाएंगे, और वो कैश क्रॉप्स उगाते हैं जिनसे उनको अच्छा पैसा आएगा, जैसे कि कॉटन, शुगर केन या फिर ऑयल सीड्स। Now dairy farmers. These farmers raise livestock like sheep, cattle and cows on their farm. They earn by selling animal products like milk and milk products. Dairy farmers either grow or buy food for their animals. देखो, डेयरी फार्मर्स कौन होते हैं? जो अपने फार्म पे, फील्ड पे डेयरी एनिमल्स को रखते हैं, जो कि उनको आगे चल के डेयरी प्रोडक्ट्स देगा, जिनको वो सेल आउट करके पैसे कमाएंगे। अब वो जो क्रॉप्स उगाएंगे या खरीदेंगे, वो भी अपने एनिमल्स के लिए खरीदते हैं, ताकि उनका खाना वो पूरा कर सके, और वहां से उनको मिलते हैं डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि दूध या दूध से बनने वाली चीजें, और उनको सेल करके अपना लाइफ स्टॉक पूरा करते हैं। नाउ मिक्स्ड फार्मर्स। These farmers combine crop cultivation with raising livestock. अब कुछ मिक्स फार्मर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये क्रॉप कल्टीवेशन भी करेंगे, फसलें भी उगाएंगे, साथ ही रेजिंग लाइवस्टॉक्स जो हमारे डेयरी फार्मर्स कर रहे थे वो भी करते हैं। वो दोनों जगह से अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं और वो अपनी हाउस होल्ड नीड्स को पूरा करते हैं। नाउ कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग हमारे इंडिया में रिलेटिवली एक नई चीज है। इट इन्वॉल्व्स फार्मर्स पूलिंग देयर रिसोर्सेज बोथ लैंड एंड लेबर इंक्लूडिंग मशीनरी। इसमें वो क्या करेंगे? अपने लैंड, लेबर, मशीनरी सबको इंक्लूड रखते हैं। द पूल लैंड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल लैंड एंड मॉडर्न फार्म टेक्निक कैन बी यूज्ड। फार्मर्स अपने लैंड को, लेबर को, मशीन को पूल करेंगे, और पूल लैंड कैसे ट्रीट किया जाएगा? एक सिंगल लैंड के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। द कलेक्टिव कॉस्ट इज मच लोअर, और जो कलेक्टिव कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। द प्रॉफिट गेन आफ्टर सेलिंग द प्रोड्यूस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स। और बाद में जब आपने जो कल्टिवेटेड क्रॉप से पैसा आएगा वो आपके जितने भी मेंबर्स थे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ माइग्रेशन फॉर फार्मर्स। At times, farmer migrate to other farms where farming is done throughout the year. कभी-कभी क्या होता है कि फार्मर्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, ऐसी जगह जहां पूरी साल वो फार्मिंग कर सकते हैं। और जब वो दूसरी जगह जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? लेबरर। वो एक लेबर की तरह वहां पे जाके काम करेंगे। दे रिटर्न बैक टू देयर फार्म इन द रेनी सीजन। और अपने खेत पे कब आके काम करते हैं? जब उनका रेनी सीजन होगा, यानी अब उनके फील्ड को अच्छी खासी रेन मिल जाएगी तो वो अब अपने खेत में काम करेंगे, और जब उनके खुद के फील्ड में काम करने का टाइम नहीं होता है तो वो दूसरी जगह एज ए लेबर काम करते हैं। इस तरह की माइग्रेशन को हम सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ फार्मर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। वो सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड के लिए मूव करेंगे। दिस इज डन टू सप्लीमेंट देयर इनकम। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बस उनकी इनकम में थोड़ी सी प्रॉफिट आ जाए, वो अपने घर पे अपनी कंडीशंस को ठीक रख सके। नाउ सीजनल माइग्रेशन कॉज अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। The children's education is disrupted as they have to move with their family and thus cannot go to school. अब सीजनल माइग्रेशन के कुछ हार्डशिप्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट होना पड़ेगा, तो बच्चों की पढ़ाई इस चीज में सफर करती है और इसी वजह से वो लोग अपने बच्चों को स्कूल्स में नहीं भेजते। नाउ फूड हैबिट्स इन डिफरेंट रीजन्स। हमारे अलग अलग रीजन्स में कैसी कैसी फूड हैबिट्स है। जैसे कि हमारी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो हमारे यहाँ फूड आइटम्स भी अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग तरीके से होते हैं। क्लाइमेट पे, ज्योग्राफी पे, कल्चरल ट्रेडिशंस पे, हर चीज पे वो डिपेंड करते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन अ रीजन ऑल्सो डिसाइड द टाइप ऑफ फूड पीपल इन डिफरेंट रीजन कंज्यूम। अब एक जगह पे जिस तरह का खाना लोग कंज्यूम करेंगे उसी तरह की क्रॉप आपको वहां देखने को मिलेगी। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हो गया, वो क्या उगाना पसंद करते हैं? गेहूं उगाना पसंद करते हैं, और वो गेहूं से बनी ही चीजें ज्यादातर खाते हैं। साउथ इंडिया में क्या होता है, जैसे कि तमिलनाडु और केरला में लोग राइस को स्टेपल फूड मानते हैं, तो वहां वही चीजें उगाई जाती हैं। जो कोस्टल एरियाज है जैसे कि केरला, गोवा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी राइस बहुत ज्यादा उगाया जाता है क्योंकि वहां का स्टेपल फूड ही वही है। कुछ हमारी ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है स्टेट के साथ, जैसे कि राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, गुजरात में ढोकला, थेपला, खांडवी, देन तमिलनाडु में इडली, डोसा, सांबर, महाराष्ट्र में वड़ा पाव, मिसल पाव, पूरन पोली, एंड बिहार में लिट्टी चोखा, देन सिक्किम में मोमोज। तो ये सारे हमारे फूड हैबिट्स थे। एंड नाउ वी हैव न्यू टर्म्स जो आपने चैप्टर में सीखे, उनके मीनिंग्स यहाँ दे रखे हैं, जैसे कि कल्टीवेट, फ्यूरो, टैम्पलिंग, माइग्रेट,
उसके बाद हमारे पास है चैप्टर की समरी. यू हैव टू गो थ्रू इट थोरोली. एंड नाउ एक्सरसाइज टाइम. Recall the lesson and answer the following questions. So the first one is, this method of irrigation is used when the plants are planted in a row. That is furrow. Which of the following is not a fertilizer? Fertilizer क्या नहीं है? नाइट्रोजन, काउ डंग और पोटेशियम. दैट इज काउ डंग, क्योंकि फर्टिलाइजर्स केमिकल से बनते हैं. स्मॉल फार्मर्स हार्वेस्ट क्रॉप विद द हेल्प ऑफ सिकल. द टाइप ऑफ फार्मिंग इज रिलेटिवली न्यू इन इंडिया. कौन सी न्यू है हमारे इंडिया में? डेयरी फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग या कोऑपरेटिव फार्मिंग? दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग. ढोकला एंड थेपला ट्रेडिशनल फूड. ढोकला और थेपला कहाँ का ट्रेडिशनल फूड है? गुजरात का. नाउ द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज कॉल्ड, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन. नाउ डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स. दैट इज सीड सोइंग. डन. नाउ मूविंग अहेड, फर्स्ट वन इज in dash two or more crops are grown at the same time. That is मक्के की रोटी एंड सरसों का साग are traditional dishes of Punjab. Now true false. The first step in growing a crop is sowing seeds. No, that is plowing. So it is false. Leveling prevents soil erosion. True. Fertilizers are natural substance. False. At times farmers work as a laborers. True. Subsistence farmers focus on growing crops for sale in the market. False. Now question answers. Why do farmer plow a field? Farmers एक फील्ड को प्लो क्यों करते हैं बेटा? ये आपने बताना है. उसके बाद थ्रेशिंग और विनोइंग क्या होता है ये आपने एक्सप्लेन करना है. नेम द वेरियस काइंड्स ऑफ फार्मर इन इंडिया. आपको इंडिया के अंदर कौन कौन से तरह के फार्मर्स होते हैं वो बताना है. उसके बाद इरिगेशन क्या है और उसके कौन कौन से मेथड्स है ये एक्सप्लेन करना है. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेसन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.